नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो हिंदी के इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं समास और समास के भेद। दोस्तों हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज मैं आपको इस तरीके से समास समझाने वाला हूँ, बड़ी आसानी से बड़े सिंपल शब्दों में आपको समास समझाने वाला हूँ, ताकि आज के बाद समास से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आगे। तो अच्छे से आपको ध्यान देना है वीडियो में और अच्छे से आपको समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों समास होता क्या है पहले इसको समझते हैं। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनता है। शब्द निर्माण की इस विधि को कहते हैं समास। यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, नया सार्थक शब्द बनता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? आपका समास कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 10 सिर हैं जिसके, और इसके लिए मैंने एक संक्षिप्त शब्द यूज क्या किया? दशानन। दशानन 10 सिर हैं जिसके, मतलब इसमें 4 शब्द थे, 10 सिर हैं जिसके, और इन 4 शब्दों को मैंने एक शब्द में क्या कर दिया? समाहित कर दिया, दशानन। तो ये एक विधि है, क्या है? समास की। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक संक्षिप्त शब्द हम बनाते हैं, इसी विधि को कहते हैं आपका समास। अब इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है। तो ये हम आगे क्या करेंगे? जो समास के भेद इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें डिटेल्स इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो समास के प्रमुख रूप से समास रचना में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो पहले एक बार उदाहरण देख लो समास की विधि के। ये सामासिक पद हैं, ठीक है। राजपुत्र, तो राजपुत्र में देखो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। राजा का पुत्र, इसके लिए हमने हमने संक्षिप्त शब्द, देखो समास जो सामासिक शब्द होता है वो हमेशा संक्षिप्त यानी छोटा होता है। संक्षिप्त उसे कहते हैं, संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, और एक विस्तार होता है वो तो बड़ा होता है। तो राजा का पुत्र, संक्षिप्त शब्द इसका राजपुत्र है। प्रयोग के लिए शाला, इसका संक्षिप्त शब्द क्या है? प्रयोगशाला है। तो प्रयोगशाला क्या है? एक सामासिक पद है। राजपुत्र क्या है? यहाँ पे एक सामासिक शब्द है। प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन से मिलकर क्या बना? इसका एक छोटा शब्द क्या बनाया? प्रतिदिन बनाया। तो यहाँ पे देखो किसी में 2 शब्द हैं, किसी में 4 शब्द हैं, किसी में 3 शब्द हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द बन रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक शब्द बन रहा है ना, उनको मिला के 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर हम क्या बना रहे हैं? एक नया सार्थक शब्द बना रहे हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? आपका समास कहते हैं। तो बस इतना है, ये समास आपको समझ में आ गया कि समास आखिर क्या है। अभी आपको समास क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा समास है। तो समास को आपको पहचानना होता है कि उसमें समास की कौन सी विधि या समास का कौन सा जो भेद है वो उसमें प्रयोग किया गया है। कई बार समास विग्रह से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो समास विग्रह को भी समझो आप। समस्त पद यानी जो सामासिक पद होता है के सभी भेदों को अलग अलग किए जाने को समास विग्रह कहते हैं। तो समास तो हुआ जोड़ना, और समास विग्रह क्या हो गया? जो आपने सामासिक शब्द बनाया, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिला के जो आपने सामासिक शब्द बनाया, जैसे आपने बना दिया राजपुत्र। अब इस राजपुत्र को क्या करना है आपने? इसके जो जिन शब्दों से आपने इसको मिलकर बनाया है उनमें फिर इसको क्या कर देना है? तोड़ देना है। तो राजा का पुत्र, ये इसका समास विग्रह हो गया राजपुत्र का। तो समास मतलब जोड़ना, और समास विग्रह मतलब उसका विग्रह कर देना, उस सामासिक पद को तोड़ देना, अलग अलग उसके जो पद थे उनमें अलग अलग उसको बांट देना। अब बात करते हैं यहाँ पे समास के भेद। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे समास के भेद? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, संधि और समास में क्या डिफरेंस है? संधि में तो हम क्या करते हैं? वर्णों को यानी अक्षरों को जोड़ते हैं। समास में हम क्या कर रहे हैं? शब्दों को जोड़ रहे हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र, इसमें क्या है? का भी एक पूर्ण शब्द है, पुत्र भी एक पूर्ण शब्द है, राजा भी एक पूर्ण शब्द, तीनों शब्द जोड़ रहे हैं, तब जाके क्या बन रहा है? एक संक्षिप्त शब्द बन रहा है, और इसी विधि को क्या कह रहे हैं? हम समास कह रहे हैं। तो चलो हम भेद बता रहा हूँ आपको। तो 6 भेद यहाँ पे: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद होते हैं समास के। इसमें जो तत्पुरुष समास है इसके भी फिर क्या होते हैं? कई भेद होते हैं। तभी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो समास की पहचान कैसे की जाए, ये आपको इस मेथड को आपको समझना है, इस ट्रिक को पहले आपको समझना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि समास की पहचान कैसे की जाए। एग्जाम्पल में आ जाएगा, बताइए कि निम्न में से कौन सा समास है? अव्ययीभाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है।
तो कैसे आपको पहचान करनी है, तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि समासिक पद में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है क्या होता है उत्तर पद। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब मुखिया होता है, आपके गांव में मुखिया होता होगा, प्रधान होता होगा, तो जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान हो उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब पूर्व पद प्रधान कैसे होगा, अभी मैं आगे जब इनके बारे में अलग अलग सेपरेट बताऊंगा ना, तब मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रहे कि आप पूर्व पद किस में प्रधान है और अंतिम पद किस में प्रधान है। तो जिसमें उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होगा, मुखिया होगा, उसमें वो क्या क्या होंगे, तत्पुरुष समास होंगे, कर्मधारय समास भी हो सकता है और द्विगु समास भी हो सकता है। फिर इनके आगे अभी पहचान अलग अलग हैं। दोनों पद जिसमें प्रधान होंगे वो द्वंद्व समास होगा, और दोनों पद जिसमें अप्रधान हो यानी कोई भी पद उसमें क्या है प्रधान नहीं है, मुखिया नहीं है, उससे कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो एक एक करके हम अब समास के यहाँ पे भेद जान लेते हैं और इसकी पहचान कैसे की जाए वो हम आपको यहाँ पे अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो अव्ययी भाव समास की पहले बात कर लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास होता क्या है, ये होता है आपका इस समास में पहला पद प्रधान होता है। जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ ना कि इसमें पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है, प्रधान या मुखिया होता है। अब आपको यहाँ पे एक बार एक चीज़ समझनी है, पहले पद प्रधान का मतलब है कि अगर आपके पास कोई सामासिक शब्द दिया है तो उसका जो पहला पद होगा उसी में, उसी पहले पद में उसी सारे शब्द का क्या छुपा होगा, हाव भाव छुपा होगा। जैसे ये देखो समस्त पद है जो ये सामासिक पद है, प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है एक सामासिक शब्द है, और इसका अगर हम विग्रह करें तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन ये दो शब्द है, दो शब्दों को मिला के हमने बनाया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हो गया, एक सामासिक शब्द हो गया। तो प्रतिदिन का पूर्व पद क्या है प्रति और उत्तर पद क्या है दिन। तो देखो दिन से आप अगर आपको किसी ने सीधे बता दिया दिन, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, दिन क्या हो सकता है, दिन वो छोटा दिन भी हो सकता है, बड़ा दिन भी हो सकता है, और दिन मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है, दिन वो कोई भी दिन हो सकता है। लेकिन अगर उससे पूर्व में यानी दिन से पहले क्या लगा दिया, प्रति लगा दिया, तो आप उसका मतलब समझ रहे हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक दिन की वो बात करना चाह रहा है। तो कुल मिला के प्रतिदिन में जो भाव छुपा है वो किस में छुपा है, प्रति में छुपा है। स्पष्ट किस भाव से आ रहा है, मतलब प्रतिदिन का भाव स्पष्ट किससे हो रहा है कि प्रतिदिन में वो कहना क्या चाह रहा है, तो प्रति से उसका भाव स्पष्ट हो रहा है। तो प्रति इसमें पूर्व पद है जो क्या है मुख्य शब्द है, तो इसलिए इसमें क्या है अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार क्या है अनुरूप, तो रूप कैसे हो सकता है, रूप कैसे भी हो सकता है, छोटा रूप हो सकता है, बड़ा रूप हो सकता है, विशाल रूप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया अनुरूप, तो उसका मतलब शब्द का मतलब ही चेंज हो गया। रूप, रूप का मतलब आपने तो बनावट से लगाया था ना, लेकिन उसने रूप का मतलब अनु ने क्या कर दिया, रूप का मतलब ही चेंज कर दिया। कुल मिला के इस पूरे शब्द में सबसे जो हाव भाव जो शब्द का परिवर्तित हो रहा है या समझ में आ रहा है वो अनु से आ रहा है, और अनु का मतलब होता है उसके योग्य यानी रूप के योग्य, अनुरूप। तो अनु से स्पष्टीकरण हो रहा है, इसका मतलब पूर्व पद क्या है अनु है जो वो मुख्य पद है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। तीसरा है आजन्म। तो आपने देख लिया आजन्म, अगर सिर्फ आपने जन्म देख लिया, जन्म का मतलब जन्म हुआ है, आज हुआ है या कल हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या लगा दिया, आ लगा दिया है, तो इससे इसका जो भाव है वो वही परिवर्तित हो गया, आजन्म यानी जन्म से लेकर। तो कुल मिला के अब आप इन तीनों में समझ सकते हो कि जो पूर्व पद था उसने मुख्य भूमिका निभाई, यानी वो मुखिया था, जिससे शब्द का हाव भाव पता चल रहा है, स्पष्टीकरण हो रहा है शब्द कहना क्या चाह रहा है। तो इसको कहते हैं, इसमें अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान होता है यानी पूर्व पद प्रधान होता है। अब देखो तत्पुरुष समास को समझो। तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है वह दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह होता है। तो तत्पुरुष में आपने हमेशा ये देखना है कि उसमें कारक चिन्ह है कि नहीं है, और दूसरा क्या देखना है कि उसमें उत्तर पद यानी बाद का पद प्रधान है। तो देखो एग्जाम्पल देखो है, तो ये है गगनचुंबी। तो गगनचुंबी में ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका पूर्व पद है जो गगन है और उत्तर पद क्या है, चुंबी है। तो गगन आपको पता है, गगन अगर किसी ने बोले गगन कैसा, तो आपके विचार में आएगा गगन नीला हो सकता है, गगन अभी क्या है ऊंचा हो सकता है, नीला भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है। तो लेकिन लास्ट में अगर चुंबी लगा दिया है तो गगन को चूमने वाला, तो कुल मिला के अर्थ बदल गया ना, चुंबी ने अर्थ इसका बदल दिया है। और अगर हम पूरा इसका विग्रह करें गगन को चूमने वाला, तो को क्या है कर्म को,
इसमें कर्म कारक आ गया। कुल मिला के कारक चिन्ह जिसमें आएगा वो हमेशा तत्पुरुष समास होंगे। लेकिन कौन सा कारक चिन्ह आएगा वो भी आपको विशेष ध्यान देना है उसमें। आपने अगर शब्द अगर आपको अच्छे बनाने आते हैं, आपने कारक अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आप उसमें आसानी से बता दोगे कि उसमें कौन सा कारक चिन्ह है और उसमें आपको क्या लगाना है। वो डायरेक्ट क्या है, तत्पुरुष समास है। अब इसमें देखो कर्म कर्म कारक चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। उसी के बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें करण तत्पुरुष समास आएगा। शोकग्रस्त, तो शोकग्रस्त, तो ग्रस्त में, ग्रस्त इसमें क्या है, मुख्य पद है। ग्रस्त से समझ में आ रहा है कि वो क्या है, शोक ग्रस्त है, यानी वो शोक से ग्रस्त है। तीसरा है पुरुषोत्तम, तो पुरुष तो कोई भी हो सकता है, वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में उत्तम लग गया है, यानी वो पुरुष क्या है, उत्तम है। तो कुल मिला के मुख्य पद क्या है इसमें, इसका उत्तर पद है, जो अंतिम पद है, इसका मतलब इसमें तत्पुरुष समास है। और ऊपर से इसमें क्या रहेगा, पुरुषों में उत्तम, में कर्ता ने कर्म को करण से किया, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के अधिकरण में पर, अधिकरण आ गया ना में, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष में आपको दो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, एक तो उत्तर पद प्रधान होना चाहिए, यानी पूरा जो हाव भाव स्पष्ट हो रहा शब्द का वो अंतिम पद से होना चाहिए, उत्तर पद से होना चाहिए। और दूसरा उसमें क्या आना चाहिए, कारक चिन्ह आना चाहिए। अब तत्पुरुष समास के यहाँ पे भेद देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष, तो इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इस समास में कर्म कारक की विभक्ति यानी को का लोप हो जाता है। तो ये है ना रथ चालक, तो देखो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो रथ को चलाने वाला, तो हमने को क्या कर दिया, अब विलोप कर दिया, रथ चालक यानी रथ चलाने वाला, तो आ गया ना। लेकिन अगर हम पूरा उसका विग्रह करें तो रथ को चलाने वाला। अब देखो यहाँ पे देखो एक बात, एक चीज़ समझो आपको, रथ को चलाने वाला, अब ऐसा तो आएगा नहीं, तो रथ की चलाने वाला या रथ का चलाने वाला, तो ये तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, को ही इसमें क्या है, विभक्ति है। और को विभक्ति किसकी होती है, कर्म तत्पुरुष की होती है, अर्थात इसमें क्या है, को विभक्ति किसकी होती है, कर्म कारक की होती है, अर्थात इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। रथ चालक यानी रथ को चलाने वाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, तो को फिर आ गया, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार करण का देखो, इस समास में करण कारक की विभक्ति होगी इसमें से और के द्वारा, तो से और देखो कारक मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं। अगर आपको कारक अच्छे से समझ में आएंगे तो ये भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो कारक वाली वीडियो आप देख सकते हो, स्पेशल वीडियो मैंने उस पर बना रखी है, कारक कैसे आपको विभक्ति पहचाननी है, कैसे कारक में कुछ वहाँ पे अपवाद भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखो उदाहरण, मन चाहा, तो मन से चाहा अपने आप आ रहा ना। अब ऐसा तो नहीं आएगा मन चाहा यानी मन को चाहा, मन चाहा का मतलब ये होता है मन से चाहा है जिसको, तो वो आ जाएगा मन चाहा। शोकग्रस्त, अब ऐसा तो नहीं आएगा शोक को ग्रस्त या शोक की ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो से आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें एक विभक्ति है, से किसकी, करण की विभक्ति है, करण से के द्वारा, तो इसमें क्या होगा, करण तत्पुरुष यानी तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। कालिदास रचित, तो कालिदास द्वारा रचित, तो रचित यहाँ पे मुख्य पद है, रचना किसने कर रखी है, कालिदास ने कर रखी है, तो कालिदास द्वारा, और द्वारा आगे यहाँ पे, तो ये करण तत्पुरुष है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको पहचाना है। संप्रदान में क्या है, के लिए होगा, तो प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए आगे यहाँ पे, देश के लिए आगे यहाँ पे, तो इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष है। तो जहाँ पे विभक्ति आएगी वहाँ पे आपको तत्पुरुष लगाना है, लेकिन विभक्ति कौन सी आ रही है तब आपको तत्पुरुष के पीछे वो क्या लगाना है, वो आपको कारक लगा देना है। अपादान तत्पुरुष, तो अपादान में क्या होता है, से होता है, से इसकी विभक्ति होती है ना अपादान की, तो ऋण से मुक्त, जल से हीन, तो ये देखो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको समाज समझने में कि कैसे इसमें संबंध में वही, अधिकरण में भी वही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संबंध में क्या है, काके की, राजा का पुत्र, ग्रह का स्वामी, देश की रक्षा, का के और का और की आ गया इसमें। और अधिकरण में क्या है, में पर, तो पुरुषों में उत्तम, यहाँ पे में आ गया। आनंद मग्न, आनंद में आ गया यहाँ पे भी, या जहाँ पे पर आएगा वहाँ पे क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको सीधे वो मुख्य मतलब सामासिक शब्द देगा ना, तो पुरुषोत्तम, तो उसका खुद आपने विग्रह करना है, तब जाके उसमें लगाना है कि उसमें कौन सी विभक्ति है। पुरुषों में उत्तम, तो आपको समझ में आ गया उसमें में विभक्ति है, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, अधिकरण में पर होता है, में विभक्ति किसकी होती है, अधिकरण की होती है, तो उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब देखो एक होता है नैया तत्पुरुष समास भी होता है,
जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द जैसे आ, अनु, न, ना आदि लगे हों, नया समास उसको कहते हैं, या नया तत्पुरुष समास उसको कहते हैं। जैसे अचल, तो अचल का मतलब होता है न चल। तो अगर हम इसका विग्रह कर रहे हैं, नापसंद यानी उसको पसंद नहीं है। तो कुल मिला के निगेटिविटी जहाँ पे आ रही है, नकारात्मकता जहाँ पे आ रही है, उसे कहते हैं नय तत्पुरुष समास, यानी नय से आप लगा दो नहीं तत्पुरुष समास, यानी नकारात्मक निगेटिविटी वहाँ जहाँ पे क्रिएट हो रही है वहाँ पे हो जाएगा नय तत्पुरुष समास। तीसरा यहाँ पे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का भी क्या है, अंतिम पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान व उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। मैंने आपको अलंकार में उपमान और उपमेय के बारे में बताया था, याद आ रहा होगा आपको। कुल मिला के ये है कि एक की यहाँ पे विशेषता बताई जाएगी और एक से तुलना की जाएगी। तो तुलना जहाँ पे हो रही होगी वहाँ पे आपको लगा देना वो कर्मधारय समास है। उदाहरण देखो तो बड़ा ही सिंपल है वैसे कर्मधारय। देखो मैंने सीधे आपको बताया जहाँ पे तुलना हो रही है, तो देखो चरण कमल, यानी चरण के समान चरण कमल है ना, चरण के समान क्या है, कमल है। कुल मिला के कमल की तुलना किससे हो रही है, चरणों से हो रही है। तो जहाँ पे भी तुलना होगी वहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। लाल मणि, यानी लाल क्या है, लाल है जो मणि। तो ये देखो ये जहाँ पे तुलना हो रही है, उपमा उपमेय जहाँ पे बताया जा रहा है, एक विशेषण है जहाँ पे एक विशेष है, यहाँ पे तुलना हो रही है, किसी दूसरे से उसकी क्या की जाती है, तुलना की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है उसकी। चरण कमल, यानी वो चरण क्या है, वो कमल के समान है, ये इसकी विशेषता हो गई। तुलना की जा रही है उसकी कमल से। तो कुल मिला के जहाँ पे तुलना की जाए वहाँ पे कर्मधारय समास है। अब देखो जो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान कैसे है कि चरण, हमें देखो यहाँ पे दो पद है ना, एक चरण है एक कमल है। चरण पूर्व पद है, कमल उत्तर पद है। तो अगर हमने सिंपल ये सुन लिया चरण, तो उसके चरण कैसे भी हो सकते हैं, उसके चरण बेकार भी हो सकते हैं, उसके चरण सुंदर भी हो सकते हैं। लेकिन चरण के बाद आ गया अंतिम पद कमल, तो हमें स्पष्ट हो गया भाव कि चरण किसकी तरह है, कमल के समान है। तो जो मतलब मुख्य पद कौन है इसमें, कमल है। मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, कमल निभा रहा है। हाव भाव किससे स्पष्ट हो रहा है, शब्द का कमल से हो रहा है। तो अंतिम पद इसमें क्या है, प्रधान है जो कमल है। तो कुल मिला के इसमें भी क्या है, कर्मधारय समास है। और जहाँ पे तुलना जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। चौथा यहाँ पे द्विगु समास, ये भी बड़ा सिंपल है। इस समास में पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है। तो कुल मिला के जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक होगा उसमें हमेशा हमेशा द्विगु समास होगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल देखो, त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रिलोक का मतलब तीन नहीं होता, त्रि का मतलब होता है तीन। तो पूर्व पद त्रि है इसमें, तो ये एक संख्यावाचक है, त्रि का मतलब तीन। चौराहा में पूर्व पद है चौ, चार, चौ का मतलब होता है चार। तिरंगा में ती, ती से मतलब तीन, पूर्व पद क्या है इसमें, संख्यावाचक है। नवरत्न मतलब पूर्व पद जो उसमें नव है, इसका मतलब है नौ। तो कुल मिला के इसमें क्या है, जितने भी पूर्व पद है वो सभी संख्यावाचक है। तो जहाँ पे भी पूर्व पद संख्यावाचक होगा उसे कहेंगे द्विगु समास। अब आपको द्विगु समास भी 100% आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। जहाँ पे भी त्रि, पंच, चतुर्थ, चौराहा, तिरंगा, तिरंगा मतलब तीन रंग है जिसके, तो अगर आप उसका विग्रह करोगे तो उसमें पूर्व पद हमेशा क्या आ जाएगा, तीन, चार, तीन, नौ, तो संख्यावाचक आएगा। अब आपको द्विगु समास समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस समास में पूर्व पद हमेशा क्या होता है, संख्यावाचक होता है। पांचवा देखो यहाँ पे द्वंद्व समास। तो यहाँ पे देखो आपने लगाना है द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है दो शब्दों के बीच, दो शब्दों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो उसमें हमेशा डैश का चिन्ह होता है। ठीक है, जब भी डैश का चिन्ह होगा दो शब्दों के बीच हमेशा लगा देना उनके बीच द्वंद्व हो रहा है, यानी वहाँ पे द्वंद्व समास है। इस समास में समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं अंत क्या है, एवं आता है, या तो और आएगा या आएगा या एवं आएगा, और चिन्ह हमेशा डैश का आ जाएगा। तो देखो इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ द्वंद्व समास की। या तो डैश आएगा, डैश आएगा तो वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास है एक। दूसरी पहचान क्या है, दोनों पद प्रधान है। अब देखो यहाँ पे नदी और नाले, तो नदी हमने बोल दिया और आगे बोल दिया नाले, तो दोनों शब्द आप क्या है अपने में क्या है, दोनों की बराबर वैल्यू है यहाँ पे, नदी नाले। अब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमने नदी बोला सिर्फ और बाद में हमने नाले बोला तो कुछ भाव स्पष्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दोनों की अपनी अपनी जगह पे क्या है आवश्यकता है दोनों शब्दों की। दोनों यहाँ पे क्या है मुखिया हैं। माता पिता, तो माता पिता दोनों मुखिया हैं।
पति पत्नी, इन शब्दों में दोनों मुख्य शब्द है, पति भी मुख्य शब्द है, पत्नी भी मुख्य शब्द है। ठंडा गरम, ठंडा गरम। तो कुल मिला के एक चीज़ आपको देखनी है हमेशा, वहाँ पे क्या होगा, डैश का चिन्ह होगा। देखो पति पत्नी डैश का चिन्ह आ रहा है, और जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो पति और पत्नी, माता और पिता, तो और आएगा या एवं आएगा। पति या पत्नी, पति और पत्नी भी हो सकता है। तो हमेशा डैश का चिन्ह तो आपको हमेशा इसमें पहचान दिला देगा आसानी से कि इसमें द्वंद्व समास हो रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास और जितने भी अभी तक ऊपर बताए वो सभी आसानी से समझ में आ गए होंगे। छठा यहाँ पे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वह दो पद मिलकर तीसरे पद को संकेत करते हैं। अब देखो कई स्टूडेंट बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कर्मधारय समास में क्या है, सिर्फ तुलना की जा रही है, लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि समास में क्या हो रहा है कि जो सामासिक शब्द दिया है वहाँ पे उसका अर्थ कुछ अलग ही होता है, यानी किसी तीसरे शब्द को इंगित करता है, यानी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वो किसी अन्य शब्द की ओर क्या करता है, इशारा करता है। जैसे देखो उदाहरण लंबोदर, तो इसका विग्रह कीजिए, लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका होता है, गणेश भगवान का होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो लंबोदर शब्द है, सामासिक शब्द है, वो गणेश भगवान की ओर इशारा कर रहा है, यानी किसी एक अन्य शब्द की ओर। तो यहाँ पे प्रधान क्या है, गणेश भगवान है। महावीर, महावीर किसे कहा जाता है, हनुमान जी को कहा जाता है। तो कुल मिला के जहाँ पे क्या होगा, जो हम सामासिक शब्द यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं उनका अर्थ यदि किसी अन्य नाम से है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम है वो, या वो किसी अन्य व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वो होंगे बहुव्रीहि समास। गिरधर, गिर को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। मृगेंद्र, मृगों का राजा, तो मृगों का राजा यानी मृगों का इंद्र कौन है, जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, जंगल में ही पाया जाता है ना मृग, तो उनका शेर कौन होता है, सिंह। दशानन, 10 हैं जिसके आनन यानी जिसके 10 सिर हैं, तो वो कौन है, रावण हैं। तो देखो यहाँ पे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु भगवान चतुर्भुज कहते हैं ना आपको। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, नीलकंठ किसको कहा जाता है, शिव भगवान को कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, खुद करने हैं, तब जाके आपको आसानी से समास समझ में आ जाएगा। बहुव्रीहि का मतलब देखो क्या हो गया कि कुल मिला के वहाँ पे क्या है, जो सामासिक शब्द दिया रहेगा उसका अर्थ जो होगा, मतलब जिसके लिए वो दिया गया है वो एक अन्य शब्द होगा। जैसे यहाँ पे लंबोदर दिया है ना, वो किसके लिए दिया गया है, गणेश भगवान के लिए दिया है। महावीर हनुमान जी के लिए दिया गया है, जबकि हनुमान जी का इस पूरे न तो इसके विग्रह में कोई उल्लेख है न इस शब्द में कोई उल्लेख है। तो महावीर का मतलब क्या है, एक अन्य तीसरा शब्द है हनुमान। गिरधर का मतलब श्री कृष्ण है, गिरि को धारण करने वाला, मतलब तो गिरि को धारण करने वाला है, लेकिन वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है। तो अब आपको समास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण भी मैंने बता रखे हैं। अनुरूप में हो गया, रूप के जैसा, इसमें अव्ययी भाव हो गया। अनु मतलब अनु, यहाँ पे पहला शब्द है जो वो आपका प्रधान हो गया। कर्महीन, इसमें कर्म से हीन, इसमें कारक आ गया, और कौन सा कारक आ गया, आपका अपादान। और वहाँ पे देखो पंचमी तत्पुरुष था ना अपादान के, उसमें लिखा हुआ मैंने वहाँ पे बता रखा है द्वितीय अपादान। कई बार वो क्या कर देता है कि मतलब अपादान तत्पुरुष नहीं देगा, सीधे पंचमी तत्पुरुष दे देगा। तो ऊपर मैंने पूरी डिटेल्स के बारे में बता रखी है। तो ये उदाहरण आप दे सकते हो। यहाँ पे कृषि प्रधान में, कृषि में प्रधान है जो सप्तमी यानी अधिकरण तत्पुरुष आ गया, में इसमें कारक आ गया। राधा कृष्ण देखो यहाँ पे डैश आ गया, तो इसमें क्या है, द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है राधा और कृष्ण के बीच। ठीक है, लड़ाई तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे क्या है, डैश का चिन्ह जहाँ पे आएगा उसका मतलब वहाँ पे लड़ाई हो रही है, द्वंद्व हो रहा है। ठीक है, मृग नयन, मृग के समान है जिसके नयन, तो कुल मिला के तुलना हो रही है, नयनों की तुलना किससे हो रही है, मृग से हो रही है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा हमेशा जहाँ पे तुलना होगी। ठीक है, उपमा और उपमेय, जहाँ पे किसी से तुलना हो रही है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, किसी की विशेषता बताकर उसकी तुलना की जाए, उसमें होगा कर्मधारय समास। वीणा पाणी, वीणा पाणी किसे कहते हैं, वीणा को पाणी करने वाली यानी वीणा को धारण करने वाली सरस्वती माता, तो बहुव्रीहि आ जाएगा। देश विदेश, इसमें भी डैश आ गया, द्वंद्व समास। चौपाया, जिसके 4 पाँव हैं, तो चौपाया, तो 4 आ गया ना यहाँ पे, जहाँ पे 4 आएगा यानी जहाँ पे संख्यावाचक आएगा पूर्व पद, वहाँ पे द्विगु समास होगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है कि देवासुर में कौन सा
ये यहाँ पे समास है, चरण कमल में कौन सा समास है, चतुरानन में कौन सा समास है, गंगाजल में कौन सा समास है, नेत्रहीन में कौन सा है। तो 8 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, इनको आपको खुद करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट में अपनी राय दें। आपका हर क्वेश्चन का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं हमेशा कमेंट बॉक्स में, और आपको कोई दिक्कत नहीं हो, हम यही कोशिश करते हैं हमेशा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो कैसी लगी और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। लाइक तो आप करते होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लेकिन शेयर जरूर किया कीजिएगा, ताकि सभी अभ्यर्थी जो तैयारी करना चाहते हैं उनको ये वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।